कूलम्स लॉ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ये कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड है। उसी को हम लोग उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा सेगमेंट है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे दो चार्ज है, एक Q1 Q2। अब इस दोनों पे आइडेंटिकल नेचर ऑफ चार्ज, मतलब दोनों पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव होगा तो इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का डायरेक्शन ये होगा जो येलो कलर से। इसका मतलब इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन को फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल को क्या लिखते हैं, mg के इक्वल। तो ये कंडीशन आ गया, ठीक। इस कंडीशन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो क्या स्टेटमेंट है देखो, इफ द 2 पॉइंट चार्जेस स्टेट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, then force of friction is numerically equal to the electric force between 2 point charges। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल पढ़ चुके हैं। और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 1/4πε0, एक पर चार्ज Q1 दूसरे पर चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, R है। तो ये R² हो गया। नॉर्मल को बैलेंस कौन कर दिया, mg बैलेंस कर दिया। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ये कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग यूटिलाइज कर देंगे अपने प्रॉब्लम में। समझ में आ गया, ठीक। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेना है और फिर इसके क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। हो गया, इरेज करें। तो अब हम लोग इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो यहां पर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 2 blocks each of charge 10⁻⁻7 कूलम, mass 5 gram, stay in limiting equilibrium on a horizontal surface। The blocks have a separation of 10 centimeter, means R का वैल्यू दे रखा है। Assume the coefficient of friction between each block and table be mu, calculate mu। सिंपल फॉर्मूला यूज किया जो अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा। तो क्या हो गया, म्यू हमको अननोन फाइंड करना है। m की जगह पर क्या है, 5 ग्राम, इसको हम लोग किलोग्राम में ले लें। g को 10 यूज कर ले। ये हमारा क्या हो गया, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹। अब चार्ज Q1 10⁻⁻7 कूलम। तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, और डिस्टेंस हमारा क्या भाई, R। तो R की जगह पर क्या दे रखा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करो, म्यू का वैल्यू निकाल के देखो। कैलकुलेशन हम सिखा चुके हैं आप लोगों को।
यहां पर ये डिजिट वाले को एक तरफ रख दो, 9 हो गया, डिवीजन में 5 हो गया, ये 0.01 हो गया। अब 10 का पावर ये 5 भी 5 इधर डिवाइड हो गया, तो ये ले लिया हमने, ये 9 ले लिया हमने, 0.01 भी ले लिया। अब ये 10 का पावर हो गया -14, और इधर से 10 टू द पावर ये -2 बचा, ये डिवाइड हो गया 10 टू द पावर -2। अब कोई भी क्वांटिटी बचा क्या, चेक करो। तो ये किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। देखो चेक करो, टेन टू द पावर 9 भी रह गया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये +9। अब म्यू को सॉल्व कर ले, तो ये हमारा 9 इंटू 10 का पावर ये क्या दे दिया, 2 दे दिया, और ये 5 हो गया। अब 10 के पावर देखो सॉल्व कर लो, ये ऊपर गया प्लस, और ये आगे -5, तो ये 9/5, 10 का पावर -1, मतलब 9/50। और इसको फ्रैक्शन में, इसमें देखो डेसिमल में कितना आ रहा है, 0.18, तो 0.18 आ गया। ठीक, आ गया समझ में कैलकुलेशन, चेक करें, 0.18 बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब यहां पर ये कहता है, 2 स्मॉल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ईच हैविंग अनइक्वल चार्जेस attract each other with a force of 0.18 Newton. When their centers are 50 centimeter apart, the spheres are brought in contact and then separated back to their initial position. If they now repel with a force of 0.0144 Newton, find the initial charges on them. तो यहां पर सिंपली देखो क्या कॉन्सेप्ट है। जब अट्रैक्शन है, इसलिए हम स्लाइड आंसर का सामने रख दिए, बहुत इजी है, आपको कैलकुलेशन करवाएंगे। तो जब अट्रैक्शन है तो हम लोग फोर्स क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स अनइक्वल चार्जेस मींस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम पहले इक्वेशन से Q1 Q2 निकाल लेंगे, मिल गया Q1 Q2 का वैल्यू। अब उसके बाद कहता है कि स्फीयर को हमने कांटेक्ट में रखा, इसका मतलब एक पर चार्ज Q1 दूसरे पर चार्ज Q2 था, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। ठीक, तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग होगा, और ये हम पढ़ा चुके हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। इसका मतलब हर पे इक्वल चार्ज आ गया, कितना, Q1 प्लस Q2/2। अब फोर्स कितना लग रहा है, 0.01 लिखाएगा, 0.0144, एरर है। 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2 दोनों सिमिलर, और अब कहता है कितना डिस्टेंस है, पहले जितना था उतना ही, 0.5 का होल स्क्वायर। इससे क्या वैल्यू निकलेगा, Q1 प्लस Q2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। तो यहां पर 4ab ये यूज करेंगे, इसका मतलब ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का
होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। Q1 Q2 यहां से मिला हुआ है और Q1 प्लस Q2 इस इक्वेशन से मिला हुआ है। दोनों को वैल्यू डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? Q1 माइनस Q2। अब इनिशियल चार्ज नहीं मिला हम लोगों को, अब हम लोगों को क्या क्या मिल गया? एक एक्सप्रेशन से Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या है यहां पर? 4 इंटू 10⁻⁻6। Q1 माइनस Q2 सॉल्व करके आ रहा है 6 इंटू Q1 माइनस Q2 सॉल्व करके 6 इंटू 10⁻⁻6। दोनों को ऐड करेंगे तो 2Q1 इज इक्वल टू कितने आ गए? 10 इंटू 10⁻⁻6। इसका मतलब Q1 बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻6। Q1 भी मिल गया और Q2 भी मिल गया। आ गया समझ में निकालने का तरीका? क्लियर? इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हो गया? नोट कर लिया? प्रोसेस समझ में आ गया सबको? इरेज करें? हो गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, Q3 3 माइक्रोकूलम। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। कैलकुलेट एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो Q2 पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक, और इन दोनों में रिपल्सन। तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? F1 और F3 के बीच, जल्दी से बता दो। 120। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? पहले F1 F2 F1 और F3 निकाल लेंगे, ठीक, और फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा, इसलिए हम स्लाइड को मूव करा दिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। क्लियर? तो इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी किया हुआ है, डायरेक्शन में सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। अब यहां पर कहते हैं पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज Q1। कल हमने पीडीएफ पूरा अरेंज करके भेज दिया पूरे चैप्टर का। लास्ट में जो 10 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना, वो जितने एंट्रेंस में है वो सारा हमने दे दिया है, ठीक।
और यदि डाउट होगा तो क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। तो पार्टिकल ऑफ मास m carrying a charge q1 is revolving with a uniform speed around a fixed charge minus q2 in gravity free space along a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed. इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि माइनस q2 सपोज किसी सर्कुलर पाथ पर सेंटर पे है, तो माइनस क्यू टू के अराउंड Q1 का रिवोल्यूशन है, तो बिल्कुल ऐसा ही एक सर्कुलर पाथ एज्यूम कर लिया। तो माइनस Q2 और इस यहां पर Q1 इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच एक अट्रैक्शन होगा, और ये जो अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? सेंटीपिटल फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को न्यूमेरिकली किसके बराबर लिखेंगे? mv² r के इक्वल। आ गया समझ में? और ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस होगा सेंटीपिटल फोर्स के बराबर। तो यह हमने सिंपली क्या कहा, यहां पर क्या कहा, ये दोनों माइनस Q2 फिक्स है, Q1 उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा सेंटीपिटल फोर्स। ये कंडीशन आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? mv² बाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² लिखो, फिगर ड्रॉ करके, फिर कैलकुलेट करके हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। हो गया, फिगर ड्रॉ कर लिया। तो अब यहां पर हमने क्या कहा कि सेंटीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पहला, उसके बाद स्पीड। तो जब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है तो सेंटीपिटल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या भाई? mv² बाई r। तो जब स्पीड फाइंड करना हो तो v यूज करेंगे, और जब टाइम पीरियड फाइंड करना पड़े तो mr²। v को हम लोग क्या लिखते हैं? r ओमेगा। तो जिससे ये क्या बन जाएगा? mr। ओमेगा को क्या लिख देंगे? 2π/t, इस फॉर्म में। तो यहां पर राइट हैंड साइड में क्या बन गया? ये mr, और 2π/t का होल स्क्वायर, तो 4π²/t²। सॉल्व करके t निकालो। तो यहां पर t² को LHS में ले जाए, तो ये बन गया 4π² mr, और फिर यहां से 4πε0 भी मल्टीप्लाई, और नीचे r² भी मल्टीप्लाई। डिवीजन में क्या आ गया? तो डिवीजन में क्या आ जाएगा? चेक करो, Q1 Q2 आ गया। हो गया। अब स्क्वायर वाला टर्म जितना भी है वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो कौन कौन सा स्क्वायर बन रहा है? 4 और 4। तो ये क्या लिखेंगे? 1/4। फिर पाई का कितना पावर है? 1 पाई² है, तो ये पाई बन जाएगा। फिर r का 1
आर स्क्वायर ले लेंगे तो ये आर बाहर निकल गया। अब रूट के अंदर कौन कौन बच गए जिसके पावर 1 है, तो 1 में कौन कौन बच गया, एक पाई ए, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट, ठीक, मास हो गया, और आर का एक पावर, फिर इधर से Q1 Q2। देखो आंसर है यही। हो गया, आ गया समझ में। अब हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल, mv² के। अब v निकाल लो, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज इक्वल टू mv²/r। सेकेंड स्टेप, v जब निकालना, सेकेंड पार्ट, ये तो टाइम पीरियड का क्वेश्चन हो गया, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। अब जब हमको स्पीड फाइंड करना है तो v यूज कर लेंगे, ठीक। तो अब क्या है कि v यूज करोगे तो v को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। देखो अब क्या है, देखो यहां ध्यान देना, यहां आंसर जो भी है वो हमें जो डेटा दे रखा उसी फॉर्म में आना चाहिए। मतलब m Q1 Q2 एंड r, इसलिए इसका कलर हमने बदल दिया है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, ये इरेज करें। तो अब जैसे मान लो हमने इसको लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2, ये तो पाई ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक, जो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो कांस्टेंट टर्म आएगा। तो यहां पर ये r² इज इक्वल टू mv²/r। अब गौर से देखो यहां पर v के टर्म में क्या क्या आ रहा है, पहले v² निकालो। v² क्या बनेगा, जल्दी बता दो, Q1 Q2 डिवाइड/4πε0, और क्या बचेगा, mr बचेगा। इसका मतलब ये v इज इक्वल टू √ Q1 Q2 डिवाइड/4πε0 mr, यही बचा, इसी फॉर्म में आंसर मिलेगा। हो गया, इरेज करें। फोर पाई, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, ऑप्शन हमको जैसा दिया रहेगा। तो ऐसा चूंकि क्वांटिटी जो रूट से बाहर है वो तो हो ही सकता है, लेकिन यदि मान लो हम लोगों को ऑप्शन ऐसा मिलेगा तो क्यों नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो v का वैल्यू देख लो, इसी फॉर्म में है। आ गया समझ में, क्लियरली 100%। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ो, मेरे साथ समझो। कहता, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लस q आर फिक्स्ड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट पॉइंट्स l, 0 -l, 0
मतलब दोनों चार्ज एक ओरिजिन के राइट साइड में है और एक ओरिजिन के लेफ्ट में। देखने ही से लग रहा। कहता अनदर पार्टिकल विद मास m एंड चार्ज -q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन के राइट l डिस्टेंस पर +q, ओरिजिन के लेफ्ट l डिस्टेंस पर +q और ओरिजिन पर -q। मतलब यही हुआ। ठीक, नाउ दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ y। जो ओरिजिन पे चार्ज है वो y एक्सिस के तरफ y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक, देन रिलीज्ड, उसका छोड़ दिया। अब कहता आपको प्रूफ करना है कि ये SHM होगा। अब SHM का मतलब समझेंगे कि सिंपली हम यहां पर ये दो +q चार्ज +q चार्ज, पहले रफ डायग्राम करते हैं। -q चार्ज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां से ये कहता डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इसका मतलब -q यहां चला गया। इसका मतलब ये -q यहां जाएगा और फिर आएगा, फिर जाएगा, आएगा, मोशन को रिपीट करेगा, तो SHM होगा। इसका मतलब ये जब गया तो आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स भी तो लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इस पर जो भी फोर्स इसके कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है, इसका सारा रिजल्टेंट इधर ही होना चाहिए, इधर नहीं, इधर नहीं। तब इस कंडीशन में क्या होगा, SHM हो जाए। अब जब SHM होगा तो ये कंडीशन आएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यही पढ़ा लीनियर SHM। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। याद आया क्या कहा था SHM कितना इंपॉर्टेंट है। सामने प्रूफ हो गया। अब देखो ध्यान से, ये तो रफ वर्क अभी सब स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, घबराओ नहीं। देखो कोशिश करते हैं कि जितना आपको एनिमेटेड फॉर्म में बता दिया जाए। ये प्लेस है बिल्कुल अभी जो हमने रफ वर्क किया। अब क्या किया हम लोगों ने, गौर से देखिएगा। -q को क्या किया, डिस्प्ले करके, कहा डिस्प्लेस करके ले गए, y डिस्टेंस। ठीक, तो ये y डिस्टेंस पर चला गया। अब जब जाएगा, अब गौर से देखिए, इनके बीच में फोर्स लगेगा, ध्यान देना। फिर यहां भी फोर्स लगेगा, अभी बताया ना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स किधर लग गया, नीचे। क्यों लगा। अब इसका हम रफ वर्क करेंगे ध्यान से। इधर लग गया F, कलर बदलेंगे क्योंकि वहां पे बहुत सारे कलर यूज कर गए, तो हम लोग ग्रीन ही यूज कर लेते हैं। चलिए, तो ये वाला पार्ट इधर लगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन। ठीक, इसका नाम F दे दिया, तो ये एंगल थीटा बना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या बन गया, F cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या बना, F sin थीटा। सिमिलरली यहां भी लाइन ऑफ एक्शन इधर अट्रैक्शन का, ये F, ये भी एंगल थीटा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, चार्ज का पेयर सेम, डिस्टेंस सेम, इसलिए इक्वली बाइसेक्ट करेगा, इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। तो यहां पर F का एक कंपोनेंट, चूंकि ये थे थीटा जिधर रहता उधर कॉस, तो ये F cos थीटा और इधर F sin थीटा। और हमने कहा क्या कहा कि F इक्वल है न्यूमेरिकली, इसका मतलब साइन और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो नेट फोर्स आया वो क्या हो गया, F cos थीटा और फिर F cos थीटा, दोनों का सम क्या दे दिया भाई, 2F cos थीटा। ठीक, अब गौर से देखिए, मेरी बात को पूरा समझ जाए एक साथ।
अब फोर्स निकालेंगे। फोर्स का वैल्यू किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच, ठीक। तो 1/4 पाइप को हम के मान लेते हैं। के Q1 Q2, तो कैपिटल Q और Q मैग्नीट्यूड लेंगे, डिस्टेंस का मतलब ये। अब ये डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, ये L है, और ये कितना है Y। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, अंडर रूट L² प्लस Y² आ गया। अब कॉस थीटा का पहले डिस्टेंस ले लें, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट L² प्लस Y² का होल स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो गया, L² प्लस Y²। F2F तक हो गया। अब क्या बच गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस एंगल में, Y। हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट L² प्लस Y² हो गया। क्या ये Y के डायरेक्टली रिलेटेड है? अच्छा, तो ठीक है, आपका कहना जस्टिफाई है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या लिख रहे हैं, एफ नेट, ध्यान दीजिएगा, 2K QQ इंटू वाई। डिनोमीटर में क्या क्वांटिटी आ गया, जल्दी से बता दो, L² प्लस Y² होल टू दी पावर। अरे यार इतना लेट करोगे, 1/2। अरे बेवकूफ, बहुत आसान सा तरीका है, ये पावर 1, ये पावर आधा, 1 रुपया और 98 को जोड़ोगे 1.5 रुपया, मतलब 3/2। सिंपल है। ये कितना आ गया, 3/2। अब इसने कहा नेहा ने कि भाई यहां पर y भी है, तो y डायरेक्टली भी है, इनवर्सली भी है, तो ये जो y है डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन एसएचएम का कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉलर। साइन थीटा थीटा लेते थे, याद है, इसका मतलब y स्मॉलर, L ज्यादा होगा, तो ये कंडीशन में y स्मॉलर देन L, तो क्या होगा, नीचे वाला y नेग्लेक्ट। तो अब क्या बना, जल्दी से बता दो, एफ नेट। ऊपर वाला तो मल्टीप्लीकेशन है, वो नेग्लेक्ट नहीं होगा। डिनोमीटर में क्या बच जाएगा, L² का पावर 3/2, 2 कट गया, L³ नीचे कोई भी y नहीं है, सारा y डायरेक्टली रिलेटेड, इसलिए क्या हो गया, ये एसएचएम हो गया। समझ में, 100%। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये सी वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, तो उसमें वैल्यू निकालना है और इसमें एसएचएम शो किया। और ये जितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब जेई स्टैंडर्ड का है, सब आया हुआ क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन बनेंगे। हो गया।
इरेज करें। चलो अब आ जाओ, तो ये एक्सप्लेनेशन भी है। नेट फोर्स वैल्यू निकाल दिया, वो हमने आर का वैल्यू पुट किया और वाई मच स्मॉलर देन एल, कंडीशन आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक, टाइम पीरियड भी आप इसका निकाल सकते। क्या है टाइम पीरियड, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये रिमेनिंग कोफिशिएंट क्या कहलाता है, k कहलाता है। इस फॉर्मूला में डाल देंगे k का वैल्यू, आ गया आंसर। यदि क्वेश्चन में कहता है टाइम पीरियड भी निकालो तो वो भी निकाल लेंगे। आ गया समझ में। आगे बढ़े, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, लास्ट सेगमेंट है। और इंटरेस्ट लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इसमें। पहला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहता है कि यदि हम किसी चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और उसमें टेंडेंसी हो कि वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ध्यान से सुनिएगा, यहां दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बीच में कोई एक थर्ड चार्ज को हमने रखा, तो पहले तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। अब यहां पर एक थर्ड चार्ज को रखा है, इसका डिस्टेंस हम यहां से कुछ भी ले लें, इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करें अपने पोजीशन से, इस प्लस Q चार्ज को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें और फिर छोड़ दें, और ये वापस आ जाए अपने पोजीशन पे, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहें। ठीक, अभी जैसे एक एग्जाम्पल किया, क्या था, एक चार्ज हमारा Q था, यहां क्या था -Q, इसको हम यहां ले गए थे, ले गए, और क्या हुआ, SHM कंडीशन में ये वापस अपने पोजीशन पर आ गया, यानी कि टेंडेंसी रखा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और आने की टेंडेंसी ना हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, यही यहां पर हमने लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कहता है, व्हेन ए चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, it has no tendency to return back to its initial equilibrium. It is said to be in unstable equilibrium. और लास्टली हमारा क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यदि डिस्प्लेस कर दिया और उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रह गया, कहीं मूव नहीं किया, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। डिस्प्लेस किया, वो वहीं रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। क्लास में देखते हो रौनक को, कितना भी तुम कुछ कर लो वहीं रह जाता, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे समझ में, तीन तरह का इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन क्या रहता है, ये तो हमने डेफिनेशन आपको बताया, सिंपल। क्वेश्चन देखिए ऐसा मिलेगा, ध्यान से, कहता 2 फ्री चार्जेस +Q एंड +4Q आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन L। यहां पर देखो, एक Q है, 4Q, ठीक, गौर से देखो ध्यान से। अब यहां पर कहता है कि ये जो थर्ड चार्ज है स्मॉल Q, इसको बीच में कहीं पर रखा, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और कितने पोजीशन पर रखा, ऐसा ही सवाल मिलेगा। Q का, C का, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एट A एंड B। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहां पर ये बीच में तभी रहेगा ना, अब रौनक में आर्य ने बड़ी दोस्ती, अंशु बीच में तभी रह सकता है जब इसका अंशु का सबसे इंटरेक्शन बेहतर हो।
अब मान लो इसने चुगली करना शुरू किया तो ये इसको धक्का चलता रहेगा कसमकस। तो वो यहां देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहां पर हमने इस पॉइंट पर क्यू चार्ज लिया, ठीक। पहले तो ये देखेंगे यदि हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वापस आ रहा है तो स्टेबल इक्वलिटी। इसका मतलब पहले इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा बी पर किसके द्वारा, पहले ए के द्वारा। पहले लाइन ऑफ एक्शन को समझो, पहले ए और बी का देख लो पोजीशन, फिर बी वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। एफ ऑन ए ड्यू टू बी, क्लियर। अब ये जब सी बीच में आ गया तो गौर से देखिए ए और सी के बीच इंटरेक्शन, तो क्या करेगा, सी पर कौन फोर्स लगाएगा, ए। फिर सी और बी के बीच इंटरेक्शन कौन लगाएगा, एफ ऑन सी ड्यू टू बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें हमने लिख दी। अब यहां पर ये एरो बना, यही हमने यहां पर आपको कोशिश किया है डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने का। तो डायग्राम के थ्रू देख लीजिए यहां पर क्या लगा, FCA FC, क्लियर 100% यहां तक, ठीक। पहला कंडीशन आ गया, जब FCA और FCB इन दोनों के बीच लगेगा तो जब हम लोगों को इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो FCA को किसके बराबर कर देंगे, FCB के इक्वल। अब चलिए हमारे साथ कैलकुलेट करें। FCA लिखेगा FCA, ये एक्चुअली लिखना चाहिए मॉडुलस ऐसे आना चाहिए, तो FCA और FCB, ठीक। अब आ जाओ, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट, C और A के बीच में चार्ज क्या है, Q और Q। डिस्टेंस हम कहां पर रखें, इस चार्ज को एज्यूम कर लिया X पर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, L। तो रिमेनिंग क्या बन गया, L माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया K, ठीक। CB का मतलब C और B के बीच इंट्रैक्शन, देखो क्या आ गया, कौन कौन सा चार्ज, 4Q इंटू Q, डिस्टेंस कितना, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से K और K कैंसिल हो गया, Q Q कैंसिल हो गया। ऐसे जब भी हम लोगों को प्रॉब्लम मिले तो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसका मतलब ये L माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। इट मींस L माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट करो, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, L बाई 3। तो पोजीशन निकालने के लिए ऐसा स्टेप लेंगे, जब C को बीच में रखा तो इंट्रैक्शन दोनों का देखेंगे। ये पहला कंडीशन आ गया, पोजीशन निकालने का ये मेथड है। पोजीशन जब भी निकालेंगे तो इसी मेथड को यूज करेंगे। हो गया, इरेज करें। अब दूसरा पार्ट क्या है, देखो लोकेशन पता चल गया, अब क्या फाइंड करना है, साइन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक, ध्यान से। तो अब क्या है, ये ऑलरेडी हमको पोजीशन मिल गया, ठीक, क्या सिखाया था। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देखो ध्यान से, दो ऑप्शन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो फोर्स लग रहा है बी के द्वारा, क्या लग रहा है, F ऑन A ड्यू टू B, और फिर F ऑन A ड्यू टू C। एक कंडीशन, किस पर निकाला टोटल फोर्स, A पे, और दूसरा हम किस पे निकाल सकते हैं, B पर। तो B पर जब निकालेंगे तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B
ड्यू टू सी। तो दोनों कंडीशन आप ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 होगा तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन। अब चेक करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू 0। ठीक, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ए और बी के बीच क्या क्या चार्ज है? Q है इंटू 4Q। डिस्टेंस कितना है भाई दोनों के बीच? L स्क्वायर माइनस के। ए पर चार्ज हमारा क्या? Q। टी पर चार्ज स्मॉल q। डिस्टेंस कितना है? ये x। और इस x का वैल्यू क्या निकाल चुके हो अभी? L/3। तो ये L/3 का होल स्क्वायर। यहां से k कैंसिल हो गया, एक कैपिटल Q कैंसिल। ठीक, अब आ जाएगा, देख लो यहां पर Q इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L²/9 इंटू माइनस साइन है -4Q, और डिवीजन में क्या बना? L² कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4Q/9। अब दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। FAB प्लस FAC जो निकाला है उसी तरह से आप FBA प्लस FBC का सम 0 उससे भी निकाल सकते, दोनों से सेम आंसर आएगा। ये कब है? जब आपको इसका साइन और मैग्नीट्यूड निकालना हो। और पहला कंडीशन ये क्या था? जब हम लोगों को पोजीशन निकालना हो। आ गए समझ में? अब ऐसा ऑप्शन जब आया था एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जब आया था, इसका ऑप्शन दोनों था, +4Q/9 -4Q/9। ठीक है ना? और आंसर -4Q/9 ही होगा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा। चलिए, ये पार्ट हो गया हम लोगों का। तो ये हम लोग यहां पर इसको लिख भी दिया इक्विलिब्रियम में, और आंसर हमारा -4Q/9। क्लियर? तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा ये सब चीजें हैं जिसमें आप इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं और ग्रेविटेशन फोर्स निकाल रहे बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो जब हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन स्ट्रॉन्गर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और उसके बाद हम कंपेयर किससे करें? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या लिखेंगे? Gm1m2/r²। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आएगा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि कंपेयर करके आप बताइए कौन स्ट्रॉन्गर है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक 9 × 10⁹ हुआ। यहां क्या लिखोगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन r²। यहां क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू था? 6.67 सॉरी, इंटू 10⁻⁻11। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई r²। कैंसिल। यहां पर क्या पुट करेंगे? 9 × 10⁻9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67। वो गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻42 के ऑर्डर में आता है। कुछ कोफिशिएंट भी आएगा, तो कोफिशिएंट से हमको मतलब नहीं, हमको 10 का पावर देखना है। इसका मतलब 10 का पावर क्या आया? पॉजिटिव आया। क्या इंडिकेट किया? कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो किसके बराबर है? 10⁻42। इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स मच लार्जर देन
ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? ये कब निकाला? जब दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। हो गया? अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को क्वेश्चन में दे दे कि प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक, तो उसका भी रेशियो निकाल करके चेक कर लेंगे। तो ये पेयर जब हमारा चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, तो वैल्यू डिफरेंट आएगा, 10 का पावर डिफर हो जाएगा। ठीक, वो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। होगा? इरेज करें तो ये 10 पावर 42 का ऑर्डर। अब इसी तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर हो जाए तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर निकालेंगे तो 10 पावर 36 आता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर हो, इसका ऑर्डर जब निकालेंगे तो 10 पावर 39 आ जाता है। ये ऑर्डर याद रखना है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर में 10 पावर 42, प्रोटॉन प्रोटॉन के पेयर में 10 टू द पावर 36 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर में 10 पावर 39। हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। आगे समझ में क्लियर? ये अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे। अब कूलम्स लॉ कहां कहां पर वैलिड? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है। ठीक है, ये सब नोट्स में लिखने की क्या जरूरत है, आप घर में लिख लीजिएगा। कूलम्स लॉ कहां से? एटॉमिक डिस्टेंस से इंफिनिटी है। इसका मतलब ग्रेटर देन न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 पावर -15 मीटर होता है और एटॉमिक साइज 10 टू द पावर -10। इसका मतलब 10 पावर -10 के बाद ही होगा। ठीक, न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, कूलम्स लॉ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्जेस स्टेशनरी हो, चार्ज एट रेस्ट हो, उसी के लिए वैलिड होता है कूलम्स लॉ। ठीक, और रेंज हमने क्या कहा? एटॉमिक डिस्टेंस से लेके इन्फिनिटी तक, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक, एक ये पार्ट हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई कि इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट पर। एप्सिलॉन पर इसका मतलब नेचर ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी का वैल्यू सब जगह कांस्टेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इस तरह से हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट। और ये आपको हमने बोर्ड और नीट सबका जो क्वेश्चन है ये हमने नेक्स्ट स्लाइड में सब क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है, ये सब क्वेश्चन पढ़ के आइएगा। कल कहीं डाउट होगा तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लेंगे।